कभी तुमने ऐसा सोचा है, कभी ऐसा फील किया है कि पढ़कर तो हम सब कुछ जाते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है तब बिल्कुल एवरेज सा रिज़ल्ट आता है। जो हमसे कम पढ़ता है, जो बच्चा हमारी कॉपी में से ही चीटिंग करके लिखा है, उसके नंबर ज़्यादा आ जाते हैं, और हम जो इतना पढ़ के जा रहे हैं, इतना प्रिपेयर होके जा रहे हैं, फिर भी नंबर एवरेज आ रहे हैं। बच्चों, जब ऐसा रिज़ल्ट आता है, जब ऐसे मार्क्स आते हैं, तो मन के अंदर एक ख्याल आता है कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। हमेशा दिमाग में एक सवाल आता है कि यार इसका सीक्रेट क्या है, कैसे लोग बाग कम पढ़कर भी इतना अच्छा पेपर में नंबर लेकर आ रहे हैं, है ना। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ वो सीक्रेट को शेयर करने वाला हूं जो मोस्ट ऑफ द टॉपर्स अप्लाई करते हैं, एंड कभी भी कोई भी टीचर ऑफिशियली आपको वो चीज़ नहीं बताने वाला है, और वो चीज़ है प्रेजेंटेशन स्किल्स। बच्चों, याद रखना, बोर्ड्स में 40% यहाँ पे इस चीज़ का चेक होता है, एंड 60% आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स का चेकिंग होती है। और आज मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो 5-7 मिनट की वीडियो होने वाली है, अगर आपने ये पूरी तरीके से देख ली, तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो आप उसके 100% नंबर लेकर आओगे। और मैं ये भी गारंटी देता हूं कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो भी उसके डिसेंट नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। तो बच्चों, ये वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना। 5 से 7 मिनट अपने कमरे में चले जाओ, ईयरफोन लगा लो और बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखना। बच्चों देखो, क्या है, आपको है ना ये चीज समझने की जरूरत है कि जो बंदा, जो एग्जामिनर मेरी कॉपी चेक कर रहा है ना, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है ना, वो ना तो उसके पास टाइम है, ना उसके पास पेशेंस है, और उसका मूड भी खराब है। ठीक है, क्योंकि अगर रियलिटी में आप देखोगे ना, तो जो कॉपी चेक करते हैं ना, उनके पास टाइम बहुत कम होता है एक सिंगल कॉपी को चेक करने के लिए। तो अगर आपके कॉपी में जिग जैग लाइन्स होगी, ठीक है ना, काटा पीटी होगी, एक क्वेश्चन के बाद 10वां क्वेश्चन कर रखा है, फिर 20 क्वेश्चन कर रखा है, फिर काट के तीसरा क्वेश्चन कर रखा है, तो उसका मूड ऑफ हो जाएगा, और उसके मन के अंदर है ना, एग्जामिनर के मन के अंदर ये इंप्रेशन आएगा कि आप कोई पढ़ने लिखने वाले बच्चे नहीं हो, आप केयरलेस हो। ठीक है, तो ये इंप्रेशन से हमें बचना है, और इस इंप्रेशन से बचने के लिए मैं 5 टिप्स, 5 पॉइंट्स आपके लिए ऐसे लेकर आया हूं कि अगर आपने उसको अप्लाई कर लिया तो बच्चों आपके फतेह ही फतेह है। सबसे पहला पॉइंट है नीटनेस। बच्चों, इसको कॉपी के अंदर लिख लो अगर आपके पास कॉपी है तो। सबसे पहला पॉइंट है नीटनेस। आपका जो पेपर है वो इतना नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए, स्पेशली 2 से 3 पेज जो आपके स्टार्टिंग में 2 से 3 पेज हैं, वो इतने नीट एंड क्लीन होने चाहिए, अच्छी हैंड राइटिंग होनी चाहिए। अगर कुछ काटना भी है, अगर आपको मान लो कुछ आपने लिखा है, XYZ आपने लिखा है, अगर आपसे ये गलती हो गई है ना, आपसे ये गलती हो गई, आपको लग रहा है कि यार नहीं मुझे ये काटना है, तो इसको ऐसे करके मत काटो, इसको ऐसे करके नहीं काटना है, कभी भी ऐसे करके मत काटो, गलत इंप्रेशन जाता है इससे। आप क्या करो, जैसे मान लो आपने ये लिख रखा है, अगर काटना भी पड़ रहा है तो बस एक सिंगल स्ट्रोक में काट दो। ठीक है, कोई भी एब्रीवेशन नहीं लिखनी है, कोई भी मैनेजमेंट को MGT नहीं लिखना है, ठीक है ना, कोई कम्युनिकेशन को कम्युनिकेशन ऐसे करके नहीं लिखना है, कोई एब्रीवेशन अलाउड नहीं है। एग्जाम को लिखते समय हमेशा ये मार्जिन्स आपको जरूर खींचनी है। ठीक है, आपकी जो बोर्ड कॉपी होती है ना, उसमें देख लेना 2 इंच की और 2 इंच की इधर आप मार्जिन छोड़ दो। ठीक है ना, मार्जिन छोड़ दो, मार्जिन इतनी होनी चाहिए कि आप आराम से आंसर यहाँ पे लिख दो। ठीक है ना, आंसर लिख दो, उतनी मार्जिन होनी चाहिए, ज्यादा बड़ी मार्जिन्स भी आपको नहीं छोड़नी है। बच्चों ध्यान देना, कभी भी आपका एक कोई सा भी आंसर कंप्लीट होता है, जैसे मुझे बताओ आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया, ये आंसर कंप्लीट हो गया यहाँ पे, अब आपको जो नेक्स्ट आंसर चालू करना है ना, वो जस्ट अड़ के चालू नहीं करना है, जस्ट अड़ के चालू नहीं करना है। कैसे चालू करना है, आपको करीबन 1 से 2 लाइन का गैप देना है, और फिर आपका आंसर चालू करना है, फिर आपका आंसर ऐसे करके चालू करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपका फर्स्ट आंसर यहां पर है, वो टिक करेगा, आपको नंबर देगा। दूसरा आंसर यहां पे है, वो टिक करेगा, आपको नंबर प्रोवाइड कर देगा। याद रखना, हमेशा ऐसे लिखो कि एग्जामिनर को दिखते ही समझ में आ जाए। एग्जामिनर को पता चल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 यहां लिखा हुआ है,
क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर लिखा हुआ है, यहां पे इसने एमसीक्यूज लिख रखे हैं और यहां पे इसने फॉर्मूला लिख रखा है। गैस वर्क करने नहीं देना है, क्योंकि अगर एग्जामिनर गैस करेगा ना तो वो गलतियां निकाल देगा। अगर वो गलतियां निकाल दिया तो बच्चों आपके नंबर कटना पक्के ही पक्के हैं। सेकंड आपके लिए पॉइंट होने वाला है वो है स्ट्रक्चर। बच्चों बहुत ही ढंग से आपको देखना है कि स्ट्रक्चर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। मुझे बताओ, अगर आप क्लास 10th में हो ना, तो क्लास 10th में क्या होता है कि आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोल देगा, कुछ चीज डिफाइन करने के लिए बोल देगा। क्लास 12th में केस स्टडीज को कैसे करना है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। इकोनॉमिक्स में कभी कभार ऐसा होता है कि आपको कुछ पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना होता है, कभी कभार किसी चीज को एक्सप्लेन करना होता है। तो क्या है स्ट्रक्चर। बच्चों स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे लिखना है देखो, बेसिक स्ट्रक्चर दिमाग के अंदर बैठा लो। क्या होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए इंट्रो, उसके बाद होनी चाहिए बॉडी, उसके बाद होना चाहिए कंक्लूजन। ठीक है। अब देखो बहुत सारे बच्चे गलती किधर करते हैं, यहां पर गलती करते हैं। यहां पर क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे, पैराग्राफ पे पैराग्राफ, पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिखते जाते रुकते ही नहीं है। पैराग्राफ नहीं लिखना है आपको, कभी भी पैराग्राफ नहीं लिखना है, हमेशा आंसर्स पॉइंटर्स में लिखना है। कैसे लिखना है, हमेशा पॉइंटर्स में आपको आंसर लिखना है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को लगेगा कि अच्छा इसने पॉइंटर्स लिखा है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट लिखे हैं, फटाफट आपको 2 नंबर अलॉट कर देगा। ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपने बच्चों हमेशा है ना +1 की ट्रिक अपना के रखो। क्या रखो, +1। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हम 3 पॉइंट लिखेंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो हम 4 पॉइंट लिखेंगे। इससे क्या होगा, एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमारे हाथ में होगा। अगर कोई सा भी पॉइंट गलत भी हो जाता है ना तो भी हमारे पास बैकअप रहने वाला है। ठीक है। स्ट्रक्चर आपको मेंटेन करके चलना है। एंड हमेशा याद रखना कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करो ना, कभी भी है ना, सबसे पहले तो नीटनेस का ध्यान देना है ना, बहुत नीट एंड क्लीन आपका क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। दूसरा देखो क्या ध्यान रखना कि आप जब भी क्वेश्चन पेपर कर रहे हो ना तो कैसे करो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, फिर उसके बाद ऑर्डर में इसको सॉल्व करो। ऑर्डर में सॉल्व करो। अगर आपका पेपर सेक्शन वाइज आता है ना, अगर आपका पेपर सेक्शन वाइज आता है तो सेक्शन वाइज सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले सेक्शन ए कर लो, कोई बात नहीं, फिर उसके बाद सेक्शन सी कर लो, कोई बात नहीं, उसके बाद डी कर लो, कोई बात नहीं, उसके बाद बी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन ए बी सी डी बी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा मत करना कि सेक्शन ए से एक क्वेश्चन कर लिया, फिर सेक्शन बी से एक क्वेश्चन कर लिया, फिर डी से एक क्वेश्चन कर लिया। जो चेक करने वाला है ना उसकी आतामाजी सटक जाएगी, और जब उसकी अगर सटक गई ना तो आपके नंबर की भी सटक जाएगी। ठीक है। उसको परेशान नहीं करना है, जो आपका पेपर चेक कर रहा है ना उसको परेशान नहीं करना है। ठीक है। उसको परेशान नहीं करने के क्या तरीके, सबसे पहले नीटनेस में आपका पेपर होना चाहिए, बहुत नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए, ज्यादा काटा पीटी नहीं होना चाहिए। जो पेपर का बैक पेज है ना, पेपर का बैक, बिल्कुल बैक पेज, उसको क्या करो, देखो यहां पे उस पर ऐसी लाइन खींच दो और लिख दो रफ, ऐसे लिख दो रफ। अब उसके अंदर सारा जिगजैग लाइन, सारे फॉर्मूले, सारी कैलकुलेशन उसके अंदर करो। ठीक है। क्योंकि वो पेपर के लास्ट में है तो कोई चेक नहीं करेगा उसको। ठीक है। और आपने ऐसी लाइन भी खींच दी तो आपके लिए फायदा है। ठीक है ना। कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, तो आप उसको पहले यहां पे सॉल्व कर लो, पता चल गया आंसर सही आ गया, अब उसको उठा के यहां पे लिख दो। ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना आता ना तो ये ट्रिक बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है ट्रिक। बच्चों पॉइंट नंबर 3, जो एग्जामिनर है ना, एग्जामिनर उसको आपको ऐसे समझाना है, एग्जामिनर को ये समझना है कि इसको कुछ नहीं आता, आपको ये समझना है कि इसको कुछ नहीं आता, बस मेरी कॉपी इसके हाथ में चली गई। अब मुझे एज अ टीचर, अब आपको एज अ टीचर जो आंसर्स हैं वो एग्जामिनर को समझाना है। आपको डायरेक्टली नहीं बोलना है कि ऐसा होता है तो उसका मतलब ऐसा होता है, नहीं, एक्सप्लेन करो कि अगर कुछ चीज इंक्रीज हो रही है तो वो क्यों हो रही है। ठीक है ना। अगर ऐसा है तो क्यों है। ठीक है। सब कुछ चीज एक्सप्लेन करो उस एग्जामिनर को। जहां पर भी आपको अंडरलाइन की जरूरत पड़ जाती है, कोई भी कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने की जरूरत पड़ जाती है तो उसको अंडरलाइन करो। जहां पर भी आपको माइंड मैप्स बनाने की जरूरत होती है वहां पे माइंड मैप्स बनाओ।
ठीक है। जैसे कि साइंस में आप माइंड मैप्स बना सकते हो, ठीक है। बीएसटी में, इकोनॉमिक्स में आप माइंड मैप बना के एक्सप्लेन कर सकते हो। एसएसटी के अंदर भी आप माइंड मैप्स बना के अपने क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि यार इसने माइंड मैप बनाया है और अंडरलाइन भी करा है कीवर्ड्स को, तो इसका मतलब इसको कॉन्सेप्ट तो आता है। तो अब मैंने पहले डिस्कस किया था कि जो एग्जामिनर है वो जल्दी में है, ठीक है। तो क्या करेगा, अंडरलाइन वर्ड कीवर्ड्स को देखेगा, माइंड मैप को देखेगा और आपको पूरे नंबर दे देगा, ठीक है। ज्यादा मगजमारी नहीं है, ज्यादा एग्जामिनर का दिमाग लगवाओगे तो अपने नंबर कटवा दोगे, ठीक है। ज्यादा एग्जामिनर का दिमाग नहीं लगवाना है, अपने नंबर को बचा के रखना है, ठीक है। स्मार्टली बिहेव करना है। पॉइंट नंबर 4 बच्चों, हमेशा जब भी आप मैथ्स का या फिर अकाउंट्स का पेपर, वो पेपर जिसके अंदर आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत है ना, तो उसमें क्या करना है, आपको फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से लिखना है। फॉर्मूला हो गया, आपके फॉर्मेट्स हो गए, ठीक है ना। और कभी भी जब आंसर लिखो ना, जब भी आंसर लिखो, मैथ्स हो जाए चाहे से वो साइंस हो जाए, उनकी ऐसा यूनिट जरूर लिखना है। जैसे मुझे बताओ, आपका आंसर आया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आया, लेकिन आप क्या लिख के आ गए भाई साहब, आप लिख के आ गए भाई साहब 10। ये कोई आंसर नहीं होता। इस आंसर पे ही आपका एक नंबर कट जाएगा, एक नंबर कट जाएगा इस आंसर पर ही। तो आंसर के साथ उसकी यूनिट भी लिख कर आनी है, ठीक है। अगर क्लास 12 से देख रहे हो तो डेबिट और क्रेडिट ये सारी चीजें लिखकर जरूर आना, भूल मत जाना, ठीक है। तुम लोग नरेशन नहीं लिख के आते हो, ठीक है, ये बहुत बड़ी गलती करते हो। नरेशन भूल जाते हैं हम, कभी कभार हम ये भूल जाते हैं कि हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं ये भूल जाते हैं। कुछ क्रेडिट होता है डेबिट कर देते हैं, डेबिट होता है क्रेडिट कर देते हैं। तो ये आता है आपको, मुझे पता है, वर्किंग नोट में वही बच्चे सब चीज सही करके आते हैं। जब उस चीज को फॉर्मेट में डालने की बात होती है ना, तो पूरी तरीके से खिचड़ी बनाए आते हो तुम, ठीक है। खिचड़ी नहीं बनानी किसी चीज की, है ना। एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए आपका पेपर। अगर कुछ गलती भी हो जाए ना, तो वही मैंने बताया, सिर्फ एक स्ट्रोक से उसको काट दो, सिर्फ एक स्ट्रोक से उसको काट दो। एंड 5th पॉइंट बच्चों, ये है ना आपके लिए, सब बच्चों के लिए कॉमन है, चाहे से आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में या 12th में। बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही क्वेश्चन पेपर उनके हाथ में आता है ना, तो सबसे पहले क्या हो जाते हैं, वो इतने ज्यादा टेंशन में हो जाते हैं, इतना ज्यादा उनको स्ट्रेस हो जाता है कि ऐसा होता है कि सीधा, है ना, वो धनुष आके उनके सीधा छाती पे लग गया। ऐसा कभी भी नहीं सोचना है आपको। जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है ना, तो सबसे पहला एक काम कर रहे हैं, डरना नहीं है सबसे पहले, ठीक है। डरो मत, क्योंकि आप पढ़ के आए हो, ठीक है ना, आप लोग पढ़ के गए हो, तो अपने अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी डेवलप करो, ठीक है। जब हम कॉपीज चेक करते हैं, कॉपीज देखते हैं, तो मतलब उसमें राइटिंग भी ऐसी लिखी होती है कि पता चल जाता है अरे बच्चा डरा हुआ है, डर के आंसर लिख रहा है ये, ठीक है। तो अगर ऐसा इंप्रेशन आपको एग्जामिनर के ऊपर नहीं डालना है ना, तो कॉन्फिडेंस से जाओ। ओवर कॉन्फिडेंस का मैं नहीं बोलता, ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं जाना है। कॉन्फिडेंट होके जाओ कि हाँ यार, जो मैंने पढ़ा है ना वही चीज आएगी, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस से आंसर लिखो, और ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर आओ कि यार जो आंसर मैंने लिखा है ना वो सही लिखा है, ठीक है। अगर आपको लगेगा ना कि यार नहीं, इसको मैं और अच्छा कर सकता था, फिर काट देंगे, फिर लिखोगे फिर काट दोगे, फिर लिखोगे फिर काट दोगे, तो ये तो पूरी खिचड़ी बन जाएगी ना। एक बार क्वेश्चन को पहले दिमाग में रखो, पहले आंसर जब लिखो ना उसको दिमाग में पूरा छाप लो, अपने सामने रख लो कि अच्छा अच्छा ठीक है, मैं ऐसे 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 लिखने वाला हूं, और उसके हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है। बच्चों वापस देख लो, नीटनेस आपके अंदर होनी चाहिए, कोई भी एब्रीवेशन नहीं चलेगी, मार्जिन्स रखनी है, ठीक है। एक आंसर और दूसरे आंसर के बीच में गैप होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा स्ट्रक्चर, पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर बॉडी आपको लिखनी है। इंट्रोडक्शन यानी कि जो क्वेश्चन दे रखा है ना उसी को कॉपी पेस्ट कर दो, उसमें लिख दो, उसकी कुछ डेफिनेशन लिख दो, उसी के आसपास की चीज आपको लिखनी है। बॉडी में एक्सप्लेन करो कि वो उसके फीचर्स क्या हो सकते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी फंक्शन क्या है, जो भी आपको याद आता है ना उसके टॉपिक, उस टॉपिक से रिलेटेड
वो बॉडी में लिख देना है एंड कंक्लूजन में आपको इन दोनों को मिला के कंक्लूजन में लिख देना है, ठीक है। एग्जामिनर को समझाना है, उसको गैस नहीं करने देना है, ठीक है। अंडरलाइन करो, माइंड मैप्स बनाओ, ठीक है, डायग्राम्स बनाओ, फॉर्मूला बनाओ, फॉर्मूले को बॉक्स के अंदर लिखो, ठीक है। जैसे मुझे बताओ आपका आंसर आ गया सेंटीमीटर क्यूब, तो उसको बॉक्स बना दो, जिससे क्या है एग्जामिनर की नजर सीधा वहां जाएगी, ठीक है। अगर मुझे बताओ मैं किसी चीज को यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूं, आपके सामने बॉक्स बना देता हूं, तो सब कुछ छोड़कर आपकी जो नजर है ना वो सबसे पहले यहां जाती है, ठीक है। तो जो कीवर्ड आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि हाँ यार ये क्वेश्चन है ना, तो उस क्वेश्चन के अंदर ये कीवर्ड तो आएगा ही आएगा, तो उसको सबसे पहले अंडरलाइन कर दो। पेंसिल से अंडरलाइन करना है, और कभी भी अंडरलाइन करने में ये दिक्कत मत करना। देखो मैं आपको बताता हूं क्या होता है। जैसे मानो मैंने यहां पे लिखा बॉडी, तो बच्चे कैसे अंडरलाइन करते हैं? बच्चे अंडरलाइन करते हैं ऐसे अंडरलाइन करोगे ना तो एग्जामिनर को नहीं समझ में आएगा कि भाई क्या है ये नीट लग रहा है, क्या नीट नहीं लग रहा है तो खराब लग रहा है। हमेशा अंडरलाइन कैसे करो? जैसे मान लो आपने लिख रखा है यहाँ पे बॉडी, उसको अंडरलाइन करना है ऐसे, स्केल लेकर जाना, ठीक है। अंडरलाइन और वर्ड के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो ऐसा लगेगा कि यार बिल्कुल ही इसने क्या बिल्कुल हलवा बना दिया इसको, ठीक है। और ज्यादा अंडरलाइन भी मत कर देना, ऐसे नहीं कि सब चीजों में अंडरलाइन ही हम डाल रहे हैं, ठीक है। ज्यादा ये बॉक्सेस भी नहीं, कम बॉक्सेस रखो लेकिन अच्छी तरीके से प्रेजेंट करो, ठीक है ना। आप ऑनलाइन जाके कोई से भी टॉपर की बोर्ड की आंसर शीट उठा लो, आपको पता चल जाएगा कि कैसे उसने प्रेजेंट करा है, ठीक है। बच्चों आपको खुद पर कॉन्फिडेंस हो या ना हो, लेकिन मुझको आप सब के ऊपर, चाहे से आप 10th में हो या 12th में हो, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस साल का जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो बच्चों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन को क्लिक करना है, कमेंट करके बताना है, कमेंट करो प्रेजेंटेशन इज इक्वल्स टू फुल मार्क्स, ठीक है। तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने इस पूरी वीडियो को देखा है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बच्चों मैं बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस लेकर आने वाला हूं कि 15 मिनट में हमको क्वेश्चन करनी है, कैसे हमको नाइट स्टडी करनी है, और भी बहुत सारी चीजें बच्चों अभी पाइपलाइन में है, जल्द ही आपको मिलने वाली है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।